बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर रोज़ाना ऐसे नौजवानों को दे रहा है जिनके जब घर वालों से मिले के भी अल्फाज इसलिए नहीं ऊपर एक माँ से मैं मिलकर आ रहा हूँ, ये अकलौता बेटा। वो माँ ये पूछ रही थी कि किस गुनाह की सज़ा, इसने किया क्या था, इसका कसूर क्या है। मेरे पास तो माँ को जवाब देने के लिए कुछ नहीं। कौन जवाब देगा, कौन जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश और ये स्ट्रीट क्राइम नहीं है, ये टारगेट किलिंग है। इस शहर के उन नौजवानों की जो कि तालिब इल्म है एलईडी यूनिवर्सिटी का, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई यूट्यूबर है, आला तालीम याफ्ता है, नौजवान। और मैं इस नतीजे पर भी पहुंच रहा हूं कि ये टारगेट किलिंग बैरूनी साजिश का एक हिस्सा है। ये एक बड़ा डिज़ाइन है कि जब जब पाकिस्तान माशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करता है तो वो ताकतें जो पाकिस्तान को माशी तौर पर अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने देना चाहती, आप देखें एक तसलसल है। वजह क्या है, रोज़ाना किसी शहर में 3-4 लोग टारगेट करके मारे जा रहे हैं। आज ये जो साथ का वाक़या है इसमें क्या हक़ाइक़ हैं। अभी मेरी एसएसपी साहब से बात हुई है, वो रात फैमिली को भी आके मिलेंगे। मैंने हर मुमकिन ताउन का उनको यकीन दिलाया है। बच्चों की तालीमी परवरिश, तरबियत और उनके तमाम अखराजात की जिम्मेदारी मैं बहैसियत कामरान किशोरी लेने का इनसे वादा करके जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इन सब चीज़ों से साथ वापस तो नहीं आएगा। उस माँ के दिल को सब्र नहीं आएगा, उसकी जो बेवा है उसको सब्र नहीं आएगा, उसकी बहन यहाँ खड़ी है उसको सब्र नहीं आएगा, उनके वालिद साहब जो यहाँ खड़े हैं उनको सब्र नहीं आएगा, और उसके जो 2 मासूम बच्चे जो अभी ये कह रहे थे कि हमारे बाबा मंडी गए हैं जानवर लाने, वो इंतज़ार में है कि मेरा बाप मंडी से जानवर लेकर आए। उन बच्चों को क्या जवाब दें। और फिर सितम जुल्म कि कहीं कातिल नहीं पकड़ा जा रहा, कहीं पकड़ा गया है तो सज़ा नहीं मिल रही है, अदालतों के चक्कर लगाने हैं, गवाहों को ढूंढना है। ये सब उस शहर में हो रहा है, उस सूबे में हो रहा है जो पूरे पाकिस्तान की 70% मईशत का हिस्सा है। मतलब उसको प्रोटेक्ट करना है हमने, जहाँ से पूरा पाकिस्तान टैक्स वसूल कर रहा है, पूरे पाकिस्तान की मईशत चल रही है। उसी शहर का नौजवान जो पढ़ा लिखा नौजवान है
गोल्ड मेडलिस्ट है, जदीद टेक्नोलॉजी का यूट्यूबर है, वो अपने घर वालों को हलाल रोज़ी देने के लिए इस शहर में जो मईशत का हब है वहाँ 6 महीने से बेरोज़गार था। रोज़ाना कहीं ना कहीं अपने दिए हुए इंटरव्यू की तलाश में वीडियोस बना रहा था, और जब उसे एक कॉल आई और पहला दिन होना था उसका अपनी जॉब का, तो अल्लाह को प्यारा हुआ। हमें इस जुल्म के निज़ाम को ठीक करना है, उन बैरूनी ताकतों को जवाब देना है। मैं मौजूदा अपील करूँगा हमारे इंटीरियर मिनिस्टर से कि वो इस मामले की खुद तहकीक करवाएं, आईजी साहब को, बाकी कंसर्न ऑफिसर्स को पाबंद करें कि इन जैसे केसेस का फैसला 10 दिन में होना चाहिए और करार वाकई सज़ा देनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने सरेआम सबके सामने एक निहत्ते, ये भी नहीं कि उसके हाथ में कोई असला था जिसका जवाबी फायर किया गया, करार वाकई सज़ा होनी चाहिए, सरेआम फांसी होनी चाहिए, ताकि जो लोग देखें वो आइंदा के लिए एक ऐसा इबरतनाक अंजाम होते देखें कि आइंदा किसी की हिम्मत ना। बहुत हो गया इस शहर ने अपने निहत्ते नौजवानों की खून में भरी लथपथ लाशें बहुत दे दी। खुदारा अब रुक जाए। हम सबको मिलकर बगैर सियासत के, मैं किसी सियासी जमात को कोई ब्लेम नहीं दूंगा, हमने हल निकालना है, हमने एक दूसरे से सियासत नहीं करनी, खुदा के वास्ते सियासत नहीं। हम सब सर जोड़ कर बैठे, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कि उन्हें तीसरी बार मिली है, और कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि इस शहर में और इस सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन हो। लेकिन जो मैं बैरूनी साजिश और सोची समझी साजिश की बात कर रहा हूँ, इस पर हमें और उनको सबको एक टेबल पर बैठना चाहिए। सियासी बयानबाजी से हेडलाइंस तो बन जाएंगी, लेकिन साथ वापस नहीं आएंगे, और किसी और का साथ इस दुनिया से ना जाए, उसकी हिकमत अमली बनानी है हमें। और उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर, तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, आईजी साहब, CCPO, वज़ीर दाखिला, चीफ मिनिस्टर और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, MQM पाकिस्तान, बाकी सियासी जमातें, जमात इस्लामी, हम सब अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर चले जाएंगे। मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, मैं भी बात करके चला जाऊँगा, लेकिन ज़रा सोचने की बात है कि इनके इस वालिद के दिल पर जिसका इकलौता बेटा चला गया, ये कब तक इस बोझ को अपने दिल पर रख कर बैठेगा। उस दिन से डरे जब इसकी आह और बबुआ हमें लगेगी कि हम इसके लिए इंसाफ की तलाश न कर सकें। मैं यहाँ पर आला अदलिया से, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी अपील करता हूँ कि साहब के केस को और कराची के हर नौजवान के केस को आप खुद मॉनिटर करें। जो सेशन जजेस हैं, जो लॉयर जुडिशरी है, उस पर नज़र रखें। और मैं उन जजेस साहिबान को भी कहता हूँ जिनके पास इन सारे बच्चों के केसेस हैं कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि अच्छे वकीलों की मदद से ये जराइम पेशा अफराद अगले 20 दिन में, 25 दिन में ज़मानत के ऊपर, इन्हें ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, इन्हें सुकून से नहीं बैठने देना। और इंशाअल्लाह ताला
तमाम केसेस को मैं बहैसियत गवर्नर सिंध भी खुद मॉनिटर करूँगा। हमारे यहाँ जो लॉ ऑफिसर है उसको मैं आज ये हिदायत देता हूँ, जो हमारी गवर्नर हाउस की है रुखसाना रज़ी साहिबा को, कि वो तमाम के तमाम केसेस की हर 15 दिन में मुझे रिपोर्ट पेश करें। और अगर कहीं ऐसे जराइम में मुलव्विस अफराद को ज़मानत मिलती है तो फिर मैं मीडिया को बुलाकर इसके ऊपर मज़ीद बात करूँ। इनफ इज़ इनफ। शुक्रिया। देखिए जल्दी करवाना ना अहली किसकी है, जिम्मेदार कौन है, इसका तयन होना बहुत ज़रूरी है और टाइम लाइन के साथ। 10 साल बाद नहीं चाहिए हमें इंसाफ, हमें 10 दिन में चाहिए इंसाफ। ये नहीं कि जिसका मुँह पाया इस ठहरे लावारिस में आ जाए, और चाहे इलीगल इमिग्रेंट अफगानी हो, दूसरे दिन असला तान के हमारे ही बच्चों पर फायर करना शुरू कर दें। इससे पहले कि हम इस तरफ जाएं और मैं उन लोगों के ऊपर बात करूं जिनको ये बुरा लगना शुरू हो जाए, तमाम की तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लाइसेंस को होम डिपार्टमेंट को बिल फॉर मंगवा कर लिस्ट के साथ उनके तरबियत याफ्ता गार्ड है या नहीं उसकी स्क्रूटनी शुरू कर देनी चाहिए आज से, ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या ना हो। और आइंदा हम खड़े होकर ये बात ना करें कि नाअहल लोगों को भर्ती किया गया है सिक्योरिटी एजेंसीज में, जो 15,000 रुपये में भर्ती हो जाते हैं और यहाँ मुफ्त दस्तरखानों पर बैठ कर खाने खाते हैं और फिर हमारे ही बच्चों को टारगेट करते हैं। ये नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। मैं इस पर मज़ीद बात इसलिए नहीं करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि अगले 10 दिनों में पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करे। अगले 10 दिन के बाद यही साद जाफरी के केस से इसी जगह पर आकर मैं फिर साद अहमद के केस से इसी 10 दिन के बाद यहीं खड़ा होकर हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि पुलिस ने क्या किया है, बाकियों ने क्या किया। देखिए हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी अफवाज पाकिस्तान, जो आए दिन आप खबरें पढ़ते हैं कि हमारा एक कैप्टन शहीद हो गया, हमारे 14 जवान शहीद कर दिए गए, बॉर्डर के ऊपर हमारे शहीदों की जवानों की लाशें हम उठा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एजेंसी सो रही? ये जो मोदी ने भारत का अगला ये तीसरा इलेक्शन जीता है, उसकी आप वो क्लिप निकालें जिस पर वो बड़े फातियाना अंदाज में अपने जलसों से खिताब करते हुए कह रहा है कि देखो मैंने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को कशकोल उठाने में मजबूर कर दिया है। इसको ही लिंक करें इससे। और आज जो हमारी सरहदों पे शहादतें हो रही हैं, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी अफवाज, हमारी फोर्सेस मुकाबला कर रही हैं। हम सियासतदान उन्हें डिफेंड करते नहीं हैं, उनकी शहादतों का जिक्र नहीं करते। हम सियासी तौर पर अच्छी चीज़ों का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ बता दूँ कि इस सारी बैरूनी साजिश का पूरा इल्म है हमारे इदारों को, उस पर वो काम कर रहे हैं।
اور جب میں نے جیسے کہا کہ آج SIFC اس کے تحت چائنا، ترکیہ، سعودی عربیہ اور UAE جیسے ملک اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں اس شہر میں ٹارگٹ کلنگ میں روزانہ تیزی آ رہی ہے، اور یہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے دنیا میں یہ میسج دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ملک اور یہ شہر انویسٹمنٹ کے لیے سیف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جہاں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے دوسرے ملکوں میں ٹریول ایڈوائزری آ جاتی ہے کہ آپ ٹریول نہ کریں، یہاں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ کراچی میں کون سا انویسٹر آ رہا ہے؟ تو یہ سازش ہے، سوچی سمجھی سازش ہے، جس کا انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ہی منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ اگر ہم سیاست میں بٹیں گے، فرقوں میں بٹیں گے، قومیت میں بٹیں گے، تو پھر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم صرف ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ میں ایک دفعہ پھر پوری فیملی کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سعد احمد کے درجات بلند کرے، اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، ان کے لوائقین کو صبر دے، اور ان کے بچوں کو خاص طور پہ والدہ، ان کی بیگم اور والد صاحب، بہن، ان سب کو صبر دے۔ آمین۔ بس یہ آخری سوال ہے۔ دیکھیں، میں نے تو ایک لفظ کہا کہ شہر لاوارث ہے، شہر قائد کو شہر لاوارث بنا دیا ہے۔ جو شہر قلم سے جانا پہچانا جاتا تھا، اسے آج